जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसके पूर्व भी हमने लगभग 18 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको जरूर देखें और अन्य विषयों से संबंधित भी हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसको भी देखें और उसका लाभ उठाएं। मेरा निवेदन है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें। आते हैं विषय पर। हम आज चर्चा करेंगे धारा 41 का और धारा 43 का, यानी कि 41 और 43। आखिर इसमें है क्या? तो एक में ये समझ लीजिए, जो धारा 41 है वो स्टापेल के सिद्धांत को समाहित करता है, और दूसरे में जो धारा 43 है वो फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल है, यानी कि निबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति करता है। इन दोनों में अंतर ये है कि एक तो सीधे सीधे स्टापेल का सिद्धांत जो है धारा 115 में साक्ष्य अधिनियम के, उसका उल्लेख करता है, और दूसरा एक प्रकार से साम्या जो होता है स्टापेल का, कि जिसमें एक्सप्रेसली तो नहीं कहा गया है लेकिन उसमें सामयिक रूप से विबंध शामिल रहता है, वो धारा 43 है। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 41 में क्या दिया गया है, धारा 43 में क्या दिया गया है। तो जो धारा 41 में बात करता है, जो अंतरक होता है वो एक दृश्यमान स्वामी होता है, यानी कि वो असली स्वामी नहीं होता है, देखने में लगता है कि वो असली स्वामी है। और जो धारा 43 की बात कर रहा है वो अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण होता है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि वो स्वामी हो, जरूरी नहीं हो कोई दृश्यमान स्वामी हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि अपराधिकृत रूप से है, यानी कि उसको उस संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो भूलवश या कपटपूर्वक, पहले ये जो कपटपूर्वक शब्द था वो नहीं था, इसको 1929 में लाया गया। और इस अधिनियम में ये बताया गया कि जो अंतरक है भूलवश या कपटपूर्वक कोई अंतरण कर देता है और सब प्रतिफल अंतरीति इस विश्वास के साथ उसको ग्रहण कर लेता है कि वो संपत्ति उसी की है, लेकिन उस संपत्ति का ओनर वो नहीं है क्योंकि वो अपराधिकृत रूप से है। अब इसमें रेमेडी क्या है? ये कह रहा है कि इसके पास यदि वो संविदा बना रहता है, मतलब कि संविदा एग्जिस्ट है, उसका भी खंडन नहीं किया जाता है, क्योंकि जहाँ भी कोई वाइडेबल कॉन्टेक्ट होता है या कोई अंतरण होता है तो उसको एक पक्षकार के विकल्प शून्य घोषित कराया जा सकता है। तो धारा 43 में भी वही कंडीशन है, अपराधिकृत रूप से व्यक्ति उसका अंतरण करता है तो जो अंतरिति है उसको अधिकार ये होगा कि वो उसको वाइड करा दे। लेकिन वो अगर जो वाइड नहीं कराता है और तत्पश्चात उसके विद्यमान रहते हुए, माने जो संविदा की गई थी वो संविदा के विद्यमान रहते हुए यदि वो अपराधिकृत रूप से व्यक्ति जो था वो स्वामी हो जाता है उसी संपत्ति का, तो उसको उस संपत्ति को एग्जीक्यूट कराने का राइट हो जाता है अंतरिति को। और इस बात को मना कर दिया जाता है कि जो उसका असली स्वामी है, अब इस बात को ये डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस समय अंतरण किया गया था उस समय उसका वो स्वामी नहीं था। तो यही कह रहा है कि फीडिंग बाय ग्रांट स्टापेल, इसके कहने का तात्पर्य यही है कि फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल, यानी कि विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति। अब हम लोग आते हैं धारा 41 पे। तो धारा 41 जो है एक 1872 में केस आया प्रिवी काउंसिल के पास, राम कुमार बनाम मैकवीन का मामला। ये कलकत्ता का मामला था, और उसमें हुआ ये कि जो व्यक्ति औरत थी, औरत के नाम से कोई प्रॉपर्टी उसके पति ने खरीदा था, और वो अपने जीवन काल में ही उस प्रॉपर्टी का किराया वगैरह वसूलना जो भी था वो अपना वसूला करती थी, और तत्पश्चात उसने किसी तीसरे व्यक्ति को, यानी कि राम कुमार के पिता को उसने संपत्ति विक्रय कर दिया। अब राम कुमार ने अपने उस संपत्ति पे कुछ निर्माण किया होगा, उसकी मृत्यु हो गई, और इधर जो उसकी जिससे वो संपत्ति क्रय किया था राम कुमार के पिता ने, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब जो मैकवीन उसकी लड़की थी, अंतरक जो
महिला जो थी उसकी लड़की थी, उसने मुकदमा दायर कर दिया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसके फेवर में, मैक्विन के फेवर में ये निर्णय दे दिया कि नहीं, ये संपत्ति मैक्विन की है और उसको वसीयत द्वारा प्राप्त हुआ है, असली मालिक उसका जो पिता था वही है और ये दृश्यमान स्वामी थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अब क्या करें। राम कुमार, क्योंकि राम कुमार अपने पिता के जगह पे स्थान लिया था, तो उसने अब एक मुकदमा जो है प्रिवी काउंसिल में अपील दायर किया और प्रिवी काउंसिल में उसको उसके फेवर में डिसीजन आया और कहा गया कि नहीं, दृश्यमान स्वामी यदि है और वो उसके मौनाकुलता से जो ओनर है असली, उसके मौनाकुलता से ही यदि वो संपत्ति विक्रय कर दिया जाता है तो ऐसे माना जाएगा कि वो विक्रय स्वामी द्वारा किया गया है। लेकिन अब ये धारा उस समय प्रयोज्य था जब 1882 में इसको समाहित किया गया, धारा 41 में राम कुमार वर्सेस मैक्विन के मामले को। लेकिन अब जब 1988 में बेनामी ट्रांजैक्शन जो है अधिनियम पारित हो जाने के बाद इस धारे का कोई बहुत औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि अब सीधा सीधा ये हो गया है कि जिस व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीदा जाएगा वही उसका एब्सोल्यूट ओनर होगा। अब जो धारा 41 क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक और एक केस है और उस केस का नाम है जयदयाल पोदार बनाम बीबी हजारा। यह केस जो है 1974 का है और इसमें 5 एक सिद्धांत के रूप में बताए गए हैं फैक्ट को, कि जिसके आधार पर यह कहा जाएगा कि वो एक दृश्यमान स्वामी कौन होता है, उसका जांच कैसे किया जाएगा। तो इसमें 5 कह रहा है कि पहला है क्रय धन का स्रोत क्या है, ये देखा जाएगा। दूसरा है क्रय के पश्चात कब्जे का स्वभाव क्या है, वो देखा जाएगा। और तीसरा संव्यवहार को बेनामी बनाने के लिए हेतु क्या है, मोटिव देखा जाएगा। चौथा है पक्षकारों का संबंध क्या है और आखिरी स्वतः विलेख की अभिरक्षा किसके पास थी, ये देखा जाएगा। और इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन व्यक्ति दृश्यमान स्वामी है और कौन व्यक्ति नहीं है। तो अब धारा 41 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो धारा 41 ये कह रहा है कि जहाँ की स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अव्यक्त या विपरीत सम्मति से, मतलब जो हितबद्ध व्यक्ति है उसके सम्मति से, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और उसे प्रतिफलार्थ अंतरित करता है, वहाँ अंतरण इस आधार पर स्वीकरणीय नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए अंतरण प्राधिकृत नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतरिकी ने यह अभिनिश्चित करने के लिए अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावना पूर्वक कार्य किया हो। मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि इतना होने के बाद भी अंतरीति का एक दायित्व बनता है, उसको युक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी और वो सद्भावना पूर्वक उसको क्रय करना पड़ेगा। अगर जो उसने युक्त सावधानी बरती है और इसके बावजूद भी पता करने में असफल रहता है कि उसका असली मालिक कौन है तथा सद्भावना पूर्वक वो अंतरीति होता है सब प्रतिफल, तो फिर ये यहाँ पे स्टापेल का नियम लागू होगा और दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण वैध होगा। अब धारा 41 में हम लोगों ने देख लिया। अब धारा 43 को देखते हैं। तो जो धारा 43 कहता है, ये कह रहा है अब अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति के पीछे हित अर्जित कर लेता है, मतलब अंतरित जो अंतरक है वो अप्राधिकृत रूप से है, लेकिन पीछे हित प्राप्त करने का मतलब कि वो सब्सिक्वेंट जो है इंटरेस्ट प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिस समय उसने अंतरण किया उस समय वो अपराधिकृत था, लेकिन भविष्य में उसने उस संपत्ति पर हित प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ की कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश, ये 2 टर्म्स याद करने की जरूरत है। क्या बोलते हैं धारा 43 में कि इन 2 कंडीशनों में अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण ही लागू होगा, अन्य किसी मामले में नहीं होगा। यानी कि अपराधिकृत व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है, वहाँ ऐसा अंतरण अंतरिति के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरक ऐसी संपत्ति के उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। अब इसमें भी एक बात कह रहा है कि इस धारा की कोई बात
उक्त विकल्प के अस्तित्व की सूचना न रखने वाले सद्भावनापूर्वक सप्रतिफल अंतरिति के अधिकार का ह्रास नहीं करेगी। यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन दोनों के बीच में उस समव्यवहार को नहीं जानता है, यानी कि उसको इस समव्यवहार का सूचना नहीं है और वो सप्रतिफल सद्भावनापूर्वक सप्रतिफल अंतरिति हो जाता है, तो वो जो अंतरिति है यहाँ पे जिसकी बात कही गई है, जिसके विकल्प पर वो स्वीकरणीय होगा या उसके विकल्प पर उस संविदा को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उससे बेहतर हक रखता है। अब इसके जो इसेंशियल हैं देख लेते हैं। तो इसेंशियल ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपराधिकृत रूप से है और उसने अंतरण किया था जिस समय, वो उस समय अपराधिकृत रूप से था, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट वो उसी संपत्ति का हित प्राप्त कर लेता है। दूसरा ये कि अंतरक द्वारा कपट पूर्वक या भूलवश व्यपदेशन करके उसका अंतरण किया गया है और वह अंतरण स्थावर संपत्ति का हुआ है। और इसमें ये कह रहा है कि इसमें प्रतिफल भी अंतरिति द्वारा दिया गया है। साथ में ये भी कह रहा है कि अंतरिति के विकल्प पर यह होगा कि वो जब भी उस संविदा का अस्तित्व में रहे और उस संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान यदि वह संपत्ति हित प्राप्त कर लेता है उस संपत्ति में, यानी कि जो उस समय उसको हक नहीं थे वह हक प्राप्त कर लेता है, तो इसको उस संपत्ति को अपने पक्ष में एग्जीक्यूट कराने का अधिकार होगा। यानी कि यही बात है कि फीडिंग दी ग्रांट बाई स्टापेज, विबंध द्वारा अनुबंध की पूर्ति इसमें कहा गया है। इसमें दो केस बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। तिलकधारी बनाम खेदन लाल का मामला है और राजपक्षी बनाम फर्नांडो का मामला है। और उसमें जो है हम लोगों ने देखा धारा 41 में, उसमें राजकुमार बनाम मैकमिन का मामला था और जयदयाल पोदार बनाम बीबी हजारा का मामला था। तो इस प्रकार से ये है। और एक दृष्टांत भी है इसमें। अब दृष्टांत ये कह रहा है इसका कि क जो हिंदू है और अपने पिता ख से पृथक हो गया है, 3 खेत छ त्र और यह व्यपदेशन करते हुए ग को भेज देता है कि क उसे अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से य खेत क का नहीं है क्योंकि विभाजन के समय ख ने इसे अपने लिए प्राधिकृत कर लिया था, किंतु ख के मरने पर वारिस के रूप में य को क प्राप्त कर लेता है। ग ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है, इसलिए वह क से अपेक्षा करेगा कि क उसे य को प्रदत्त कर दे। मतलब कि संविदा यदि विद्यमान है तो अंतरिति को अधिकार होगा कि वो उस संपत्ति को प्राप्त कर सके जो कि उसको अंतरण किया गया था। तो हम लोगों ने देखा धारा 41 और धारा 43 में कि मूलभूत अंतर क्या है। दोनों ही एक प्रकार से विबंध के नियम को लागू करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपने कार्य द्वारा शासक किसी व्यक्ति को विश्वास करा देता है कि कोई बात सत्य है और उसके आधार पर कोई व्यक्ति अपने स्थान में कोई परिवर्तन कर लेता है, यानी कि अपने स्थिति में कोई परिवर्तन कर लेता है, तो फिर बाद में उस व्यक्ति को उस स्थिति से अपरिवर्तित होने के लिए मना किया जाएगा कि मतलब कोई व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता है कि इस बात को करे। तो यही रहा स्टापेल का सिद्धांत। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। धारा 41 और धारा 43 जरूर आप लोग पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।